सामान्य नागरिक। दिल्ली ने दिल से किया बाहर तो सत्ता गंवाई। 27 साल का वनवास के बाद अब बीजेपी किसका करेगी राज तिलक, ये भी एक सवाल रहेगा। और सवाल कई और भी हैं, क्योंकि हारकर जीतने वाली कांग्रेस क्या बन गई बाजीगर, और आपके बाद टीएमसी का कैसे आएगा नंबर, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। एक तरह से देखें तो यह जीत 2014 के बाद मिली सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव भी बीजेपी की तरफ होने का दावा किया जा रहा है। और बीजेपी की इस जीत में केजरीवाल की क्या भूमिका है, जी हां, केजरीवाल की भी एक बड़ी भूमिका है, वो भी बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल जिस विकल्प की बात करके अरविंद केजरीवाल आए और दिल्ली में और फिर पूरे देश में छाने की कोशिश करने लगे, ये सब करने में केजरीवाल ने काफी जल्दबाजी दिखाई। गुजरात गए, गोवा गए, हरियाणा और पंजाब गए, लगातार 1% से कम वोट पाने के बावजूद हिमाचल और उत्तराखंड के भी 2 चक्कर काट आए, उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक। मतलब कि केजरीवाल पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जड़ें फैलाकर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश करने लगे। क्योंकि आपको वो याद होगा, जब वाराणसी से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए गए तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी, तो दिल्ली में ताबड़तोड़ घोटालों को अंजाम देने लगे, ऐसे आरोप उन पर लगे। नतीजा अब सामने है। आम आदमी पार्टी की हार ने महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार को भी तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत ने न केवल राजधानी में बल्कि महाराष्ट्र में भी उत्सव का माहौल बना दिया बीजेपी के लिए। महाराष्ट्र में हालांकि केजरीवाल का कभी बड़ा चुनावी आधार नहीं रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने केजरीवाल में एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेता को देखा था, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का साहस रखते थे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर INDIA गठबंधन में एक साथ दिखाई देते थे, ताकि अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र से जुड़ाव 2011-12 के दौरान था और देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से ये जुड़ा हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पुणे जिले के रालेगांव से इनका नेतृत्व किया था। उस समय अरविंद केजरीवाल शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और लोकपाल विधेयक को पारित करने की मांग भी कर रहे थे। अब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच काफी तनातनी और दूरियां आ गई हैं। अन्ना को अरविंद केजरीवाल दूसरी विचारधारा का व्यक्ति मानने लगे हैं। अन्ना ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों में केजरीवाल के खिलाफ वोट डालने की बात कह डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि एक नेता को हमेशा निस्वार्थ, ईमानदार होना चाहिए। अगर आपको लोगों का समर्थन चाहिए तो ये आवश्यक गुण हैं जो आप में होने ही चाहिए। जब बीजेपी ने शिवसेना और पवार की पार्टी को तोड़ा, तब आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने में आगे थे। केजरीवाल ने जब केंद्र सरकार द्वारा एक कानून लाकर ग्रुप अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, तब वो उद्धव ठाकरे के समर्थन मांगने के लिए मातोश्री भी गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की हार ने ठाकरे और शरद पवार को न केवल चौंका दिया, बल्कि ये उन दोनों दलों के लिए एक बड़ा निराशा का भी कारण बन गया। हालांकि संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में जो काम किया है, या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को लेकर विधानसभा चुनावों में वही रणनीति अपनाई जाएगी जो उसने महाराष्ट्र में अपनाई थी, जैसे केंद्रीय एजेंसीज के माध्यम से केजरीवाल को परेशान करना। ये एक उदाहरण के तौर पर उनके द्वारा बताया गया। हालांकि पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करना, फर्जी मतदाता सूची बनाना, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्षेत्रीय दलों ने ये उम्मीद जताई थी कि केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मजबूत होंगे, लेकिन दिल्ली में हार के बाद वो उम्मीद धराशायी, चकनाचूर हो गई। और अब
मुंबई, महाराष्ट्र और आगामी स्थानीय चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनाव उनके राजनीतिक नेतृत्व और पार्टी की पहचान के लिए एक करो या मरो की स्थिति होगी। दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस के हाथ कुछ लगा नहीं, लेकिन केजरीवाल की करारी हार और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफे से कांग्रेस बहुत खुश हो गई। अब इसी वजह से जयराम रमेश ने एक और बयान दिया। जयराम रमेश ने तो यहां तक कह डाला कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। ये आत्मविश्वास कांग्रेस के अंदर केजरीवाल की हार की वजह से उपजा। दिल्ली के नतीजों के बाद अब कांग्रेस राहुल गांधी के एकला चलो रे नारे की ओर बढ़ने की तैयारी में है। अब अगला निशाना उनका ममता बनर्जी पर है, जिन्होंने कांग्रेस के जख्मों पर कुरेद कुरेद कर नमक लगाया, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा और महुआ मोइत्रा दिल्ली आए थे केजरीवाल का प्रचार करने। जी हां, दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल पर है और पार्टी वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जल्द ही बंगाल में पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस का फंडा साफ है, भले ही कांग्रेस के हाथ कुछ लगे या न लगे, लेकिन ममता बनर्जी की सत्ता छिन जानी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की सत्ता में होते कांग्रेस की बंगाल में वापसी लगभग नामुमकिन है। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और युवाओं के मामलों का प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने कहा था, एकला चलो रे एकला चलो, यानी पार्टी को अकेले ही आगे खड़ा होना होगा। यह सिद्धांत सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से बिल्कुल अलग था। हालांकि ये कांग्रेस के लिए गठबंधन राजनीति का एक प्रयोग भर था। राहुल का हमेशा यह मानना था कि पार्टी तभी आगे बढ़ सकती है जब वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से ये अक्सर कहा कि अकेले खड़े होने से लंबी अवधि में फायदा होगा, यानी टाइम लगेगा लेकिन फायदा होगा। भले ही चुनाव हार जाएं, लेकिन कई चुनावों की विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की इच्छा ने उन्हें गठबंधन की राजनीति स्वीकार करने के लिए मजबूर कर ही दिया। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को यह एहसास हो गया कि जहां INDIA गठबंधन ने अन्य दलों ने मजबूती पाई है, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका है। सीधे मुकाबले में बीजेपी के साथ कांग्रेस का जीतना लगभग असंभव हो जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र हार के बाद राहुल गांधी ने यह विचार किया कि अब कांग्रेस को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा और अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने का इरादा बनाना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पर आरोप लगाने लगी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब पश्चिम बंगाल में TMC कांग्रेस को चुनौती देने की योजना बना रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को बार बार जो नजरअंदाज किया, उसका बदला तो लेना बनता ही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अब बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि राज्य स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ संघर्ष का मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन खत्म करना नहीं। राहुल गांधी ने इस विचार को स्वीकार किया और अगर कांग्रेस ने राज्य दर राज्य हार मान ली तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ेगा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एक ठोस विकल्प बन नहीं पाएगी। इस समय राहुल गांधी का मानना यह है कि कांग्रेस के सभी राज्य इकाइयों को एक नई दिशा की आवश्यकता है और यही उनका अगला कदम भी हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में राहुल गांधी की रणनीति और कांग्रेस पार्टी की हार और हार कर भी जीत गई कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी है बाजीगर? देखना होगा। अब देखना होगा 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, बीजेपी किसका राज तिलक करती है? इन सभी सवालों का जवाब अगर आपको मिला इस वीडियो में तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।